अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। आज बायोलॉजी की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 9 क्लास 9 का डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी ही सपोर्ट, आपके ही सपोर्ट सिस्टम से ही जो है हम जो है वो आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो की तरफ जाने से पहले आपका काम है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, और जहाँ तक हो सके जितने भी स्टूडेंट्स जो लर्न करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उन तक मेरी वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले हम चलते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम क्या है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है प्लांट्स के अंदर। रूट्स हैं, शूट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, तो उनसे चीज़ें कैसे ट्रांसफर होती हैं, उनसे मिनरल्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। वाटर इज़ वाइटल फॉर प्लांट। आपको पता है पानी के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। मतलब जो है एक प्लांट के लिए, सॉरी पानी के लिए नहीं, सॉरी एक प्लांट के लिए, एक पौधे के लिए वाटर इज़ वेरी नेसेसरी। पानी बहुत ज़रूरी है। कोई भी पौधा है उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी नॉट जस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, ना ही ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है एंड टर्गर, और ना ही प्लांट के अंदर जो है टर्जिडिटी को बढ़ाता है, यानी कि उसको जो है स्टोर करता है उसके अंदर पानी को, बल्कि मच ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़ अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बल्कि बहुत सारी सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इंटरनल टेम्परेचर ऑफ प्लांट बॉडी इज आल्सो रेगुलेटेड बाय वाटर। जो इंटरनल टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है प्लांट की बॉडी का, उसको भी मेंटेन करता है पानी। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है उसके लिए ज़रूरी है वाटर। वाटर क्या है, वाइटल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करता है, सेल्स को टर्गर यानी कि उनके अंदर जो है टर्जिडिटी उनको अंदर पैदा करता है, और अगले नंबर पे सेल को जो है बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर सेल के अंदर जो है सेलुलर एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करता है। ठीक है, लैंड प्लांट्स गेट वाटर इन मिनरल्स फॉर सॉइल। जैसे कि आपको पता है ज़मीन पे जितने भी दरख्त हैं, पौधे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं दरख्त, ठीक है, जो है यंग प्लांट्स है, मैच्योर प्लांट्स है, उन सबको पानी कहाँ से मिलता है, सॉइल से, यानी कि ज़मीन से वो जो है पानी को हासिल करते हैं। इसके अलावा आफ्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, जब जड़ें पानी को ज़मीन से जज़ब कर लेती हैं, वाटर एंड मिनरल्स, और जो पानी के अंदर मादनियात और जो पानी है वो ऊपर तक जाता है, प्लांट की बॉडी तक जाता है, एरियल पार्ट्स यानी कि पौधे के ऊपर वाले हिस्से, उसकी स्टेम्स, उसके लीव्स, ठीक है, और पूरी बॉडी तक। इस तरह से जो है फूड बनाते हैं पत्ते, ठीक है, पत्ते जो हैं वो खुराक बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। दिस फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। इस तरह यही फूड इस्तेमाल होती है दूसरे बॉडी के पार्ट्स में, फूड को स्टोर करने में, उसको इस्तेमाल करने में। जितने भी लैंड प्लांट्स हैं, ज़मीनी प्लांट्स हैं, उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं, ठीक है, दैट मूव वाटर, और जो कि प्लांट की बॉडी में वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर एंड अपटेक, आयन अपटेक, ये पानी और कैसे कोई भी पौधा है पानी और आयंस को अपने अंदर जो है लेके जाता है। सबसे पहले इन एडिशन टू एनकोड द प्लांट्स रूट्स परफॉर्म टू वाइटल फंक्शन। सबसे पहले तो पौधे का जो ज़मीन ने, आपको पता है पौधों को कैसे होल्ड किया हुआ है, दरख्तों को कैसे होल्ड किया हुआ है, उनकी जड़ें कितनी कितनी दूर तक ज़मीन के अंदर फैली हुई हैं। तो जो जड़ें हैं वो दो तरह से काम करती हैं रूट्स। फर्स्ट है एब्जॉर्ब वाटर, पहला काम है उनका पानी का जज़ब करना ज़मीन से, सॉल्ट्स का और सॉल्ट्स का
ठीक है, बहुत सारी नमकियात को जज़ब करना सोए से, मिट्टी से। दूसरे नंबर पे जो रूट्स का काम है कि जड़ें जो हैं 2 कंडक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज ऑफ स्टेम, जो कि उनका काम है कि तनों तक, किसी भी पौधे के तनों तक मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को, मिनरल्स को, सब्सटेंसेस को लेके जाती हैं। द कंडक्टिंग टिश्यूज, अब हमारे पास जो बात आती है ना कंडक्टिंग टिश्यूज की, द कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज दो तरह के, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों का काम है, एक का काम वाटर पहुंचाना प्लांट की बॉडी तक और दूसरे का काम फूड को पहुंचाना, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ रूट आर ग्रुप्ड इन द सेंटर टू फॉर्म अ रोड शेप कोर। ये एक मतलब इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि रोड शेप का तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो कि रोड एक्सटेंड यानी कि फैली हुई है रूट की जड़ों तक, ठीक है। आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यूज, यानी कि कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम से बाहर की तरफ देखा जाए, देयर इज अ नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, द पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू से बाहर, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू से बाहर देखा जाए तो हमारे पास पेरिसाइकल मौजूद है। पेरिसाइकल क्या है? देयर इज अ नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, द पेरिसाइकल। नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, ठीक है। पतले और वॉल्ड यानी कि उन दीवारों मतलब उनके इर्द गिर्द जो है दीवारें टाइप बनी हुई है, ठीक है। सेल्स हैं, थिन लेयर होती है सेल्स की, ठीक है, पतली और लंबी। तो उनको कहेंगे, उन सेल्स को कहेंगे पेरिसाइकल, ठीक है। अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट इज एंडोडर्मिस सराउंड्स द पेरिसाइकल। और एक सिंगल लेयर, अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और कुछ सेल्स की जो है एक पतली झिल्ली सिंगल लेयर जो है वो किसके इर्द गिर्द फैली हुई है? सराउंड, सराउंड यानी कि जो सेल्स सिंगल लेयर सेल्स की उसने घेरा हुआ है। ये एंडोडर्मिस जो है एक सिंगल लेयर है सेल की जिसने किसको घेरा हुआ है? पेरिसाइकल को अपने इर्द गिर्द घेरा हुआ है। अब बात करते हैं एक्सटेंड्स टू दिस देयर इज अ ब्रॉड जोन ऑफ कॉर्टेक्स। और फिर इसकी एंडोडर्मिस के बाद बात की जाए तो ब्रॉड जोन, ठीक है, एक चौड़ा जो है ब्रॉड जोन ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है, यानी कि एक चौड़ाई फॉर्म में कॉर्टेक्स मौजूद है। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड थिन वॉल सेल्स। कॉर्टेक्स के अंदर लार्ज और थिन, बड़े और पतले वॉल्ड सेल्स मौजूद हैं। कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स इज बाउंडेड और आउटसाइड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। कॉर्टेक्स जो है बाहर की तरफ होता है और एक सिंगल लेयर एपिडर्मल सेल्स की उससे जुड़ा होता है। रूट्स आल्सो हैव क्लस्टर ऑफ टाइनी रूट हेयर्स विच आर एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। तो जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स इज बाउंडेड, कॉर्टेक्स बाउंड है, कॉर्टेक्स इज बाउंडेड बाय आउटसाइड, कॉर्टेक्स बाहर की तरफ जो है बाउंड होता है। कॉर्टेक्स इज बाउंडेड बाय आउटसाइड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स इज बाउंडेड, कॉर्टेक्स बाउंड है, कॉर्टेक्स इज बाउंडेड बाय आउटसाइड, कॉर्टेक्स बाहर की तरफ जो है बाउंड होता है। कॉर्टेक्स इज बाउंडेड बाय आउटसाइड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। कॉर्टेक्स जो है बाहर की तरफ होता है और एपिडर्मल सेल्स की
लेयर से उसको बाउंड किया गया, उससे इनके अटैच्ड है। इसके बाद आपको पता है रूट्स होती हैं और जो हमारी जड़ें होती हैं, रूट्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टाइनी हेयर्स। और जो जड़ें होती हैं वो मुश्तमिल होती हैं छोटे छोटे हेयर्स पे, बहुत सारी, उनका झुरमट होता है, जिसका जो है वो एक्सटेंशंस होती हैं एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशन, यानी कि उस तक एपिडर्मल सेल्स तक फैली होती हैं। रूट हेयर्स जो है एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि पानी की या मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो सके। दे ग्रो आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन सोइल पार्टिकल्स वेयर दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद वाटर, और ये सोइल के पार्टिकल्स के अंदर ही वहाँ पे ग्रोथ करती है ताकि वहाँ से जो वाटर है उसकी सप्लाई आसानी से मिल जाए। जो साइटोप्लाज्म में रूट के हेयर्स का वो हायर कंसंट्रेशन में होता है सॉल्ट के, और जो सोइल वाटर है इस तरह से वाटर मूव्स करता है ऑस्मोसिस के थ्रू फ्रॉम लोअर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जो कि और जो सॉल्ट्स हैं वो क्या करते हैं, रूट हेयर्स के अंदर एंटर होकर डिफ्यूजन का प्रोसेस करते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से जो प्लांट की बॉडी है उसके अंदर जाते हैं। जब रूट हेयर्स के अंदर ये चीज़ें एंटर होती हैं, वाटर और सॉल्ट ट्रेवल करती हैं उनके स्पेसेस में सेल्स की मदद से, जिसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्मोटा, और फिर जाइलम टिश्यूज तक वो पहुंचते हैं। वंस इन जाइलम, एक दफ़ा जाइलम के अंदर वाटर, सॉल्ट और सारे जो है प्रोसेसेस हैं एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के जितने भी ऊपर वाले हिस्से, उन तक तमाम जाइलम के प्रोसेस के थ्रू वाटर, सोइल से जो मिनरल्स हैं वो सब उस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, प्लांट की बॉडी की। इसके अंदर हमारा कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, जाइलम सेल्स, एपिडर्मिस, सोइल का वाटर, पानी, रूट हेयर्स, जड़ें, सेल वॉल, सेल की मेम्ब्रेन, वैक्यूल जिसके अंदर पानी स्टोर्ड होता है, और चैनल्स यानी कि लिंक्स, वैक्यूल्स के लिंक्स आपस में जिन्होंने पानी को ट्रांसपोर्ट करना। अब हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन। आपको पता है प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, इसको हम 6, 7, 8, 9, 10 हर लेवल के अंदर ट्रांसपायरेशन को पढ़ते हैं। जैसे 10th क्लास के अंदर भी फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने ट्रांसपायरेशन को बहुत ही एक अच्छे अंदाज में डिस्कस किया था। तो ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस टू एवेपोरेशन। जब एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एवेपोरेशन के दौरान जो पत्ते हैं और प्लांट की सरफेस है, प्लांट्स हैं, उनके ऊपर जो है ऊपर से मतलब पानी का लॉस होना, उसकी बॉडी में से पानी का लॉस होना, ठीक है, ट्रांसपायरेशन कहलाएगा। ठीक है, ट्रांसपायरेशन क्या होगा, द लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस, ठीक है, फ्रॉम प्लांट्स सरफेस, जो प्लांट्स की सरफेस है उससे पानी का लॉस होना ट्रांसपायरेशन कहलाएगा ड्यूरिंग एवेपोरेशन। ठीक है, ड्यूरिंग एवेपोरेशन के मराहिल के दौरान। तो इसके बाद जो है दिस लॉस में अकर थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। ये जो पानी का लॉस है प्लांट की सरफेस में से या तो उसको स्टोमेटा की वजह से होता है थ्रू द क्यूटिकल प्रेजेंट ऑफ लीफ एपिडर्मिस, या फिर क्यूटिकल की वजह से जो कि पत्तों के एपिडर्मिस में मौजूद होता है, एंड थ्रू स्पेशल ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिसल्स प्रेजेंट इन द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट के तनों के अंदर लेंटिसल्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से जो है वो पानी का लॉस उनमें से भी होता है। ठीक है, तो द स्पेशल ओपनिंग, ठीक है, लेंटिसल्स कुछ स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं, द स्पेशल ओपनिंग्स थ्रू लेंटिसल्स,
लेंटी सेल्स के अंदर कुछ जगहों पे कुछ वहां से जो है ओपनिंग्स यानी कि गुजरने का प्रोसेस होता है, वाटर लॉस या वहां से किसी भी मिनरल्स वगैरह का लॉस होने का जो भी स्ट्रक्चर है प्रेजेंट द, तो कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन स्टेम्स, तनों में पाया जाता है ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा एंड इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। बहुत सारा ट्रांसपायरेशन, बहुत ज्यादातर जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहलाएगा, क्योंकि वो स्टोमेटा से होता है। मोस्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन अकर, बहुत ज्यादा जो अक्सर ट्रांसपायरेशन होता है वो होता है, मोस्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, ज्यादा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है थ्रू स्टोमेटा। तो इस प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन का जो है वो प्रोसेस हो स्टोमेटा की वजह से, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। क्योंकि वाटर लॉस होगा स्टोमेटा की वजह से, तो इस प्रोसेस का नाम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन रखा गया। द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर की इवेपोरेशन के लिए जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनको एक खुला डुला सरफेस एरिया, जगह चाहिए होती है, ठीक है, ताकि वो एवेपोरेशन कर सके। वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम जाइलम टू मेसोफिल सेल्स, वाटर पानी जाता है जाइलम से मेसोफिल सेल्स के अंदर, फ्रॉम वेयर इट कम्स आउट एंड मेक अ वाटर फिल्म ऑन द सेल वॉल्स ऑफ मेसोफिल। तो जहाँ से वो जो है बाहर आता है मेसोफिल सेल से, और इस तरह से एक वाटर का प्रोसेस होता है सेल की वॉल्स तक, मेसोफिल के सेल की वॉल्स तक। फ्रॉम हेयर, यहाँ पे वाटर एवेपोरेट्स इनटू द एयर स्पेसेस ऑफ द लीफ। इस तरह से वाटर जो है एवेपोरेट यानी कि निकल जाता है लीव्स के जो स्पेसेस हैं दरमियान में उनके रास्तों में से। वाटर वेपर्स देन डिफ्यूज फ्रॉम एयर स्पेसेस टुवर्ड्स स्टोमेटा। इस तरह से जो वाटर वेपर्स हैं जो लीफ के दरमियान स्पेसेस हैं उससे डिफ्यूज होकर स्टोमेटा की तरफ चला जाता है, और फिर हवा से बाहर यानी कि पौधे की बॉडी से बाहर की तरफ चला जाता है। अब हमने पढ़ना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कब ओपन खुलते हैं और स्टोमेटा कब बंद होते हैं। डे टाइम और नाइट टाइम को हमने पढ़ना है। ड्यूरिंग डे टाइम, ये मैंने आपको पता है क्लास 10th में भी बताया है, इसके पहले चैप्टर के अंदर, ठीक है। दिन के वक्त द मेक प्लांट्स कीप देयर स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज देम एट नाइट। जैसे कि दिन के वक्त पौधे अपने स्टोमेटा जो है पोर्स होते हैं, स्टोमेटा पोर्स होते हैं ना, उनको खोल देते हैं, और रात के टाइम पौधे अपने वही पोर्स जो है वो क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोमेटा टू रेगुलेट ट्रांसपिरेशन बाय द एक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टोमेटा की कि वो जो है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करें गार्ड सेल्स की मदद की। जैसे द टू गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा, दो गार्ड सेल्स होंगे स्टोमेटा के अंदर जो कि एक दूसरे से जुड़े होंगे एंड से यानी कि नीचे से। द इनर कनकेव साइड ऑफ गार्ड सेल्स दैट एनक्लोजिंग स्टोमेटा आर थिकर देन द आउटर कन्वेक्स साइड। नीचे वाली गार्ड सेल्स की जो है वो जरा मोटे होंगे, थिकनेस उनकी ज्यादा होगी, ऊपर वाले पतले होंगे। व्हेन गार्ड सेल्स गेट वाटर, जब गार्ड सेल्स को पानी मिलता है, जब अपने पानी लेते हैं, एंड बिकम टर्जिड, और वो भारी हो जाते हैं, टर्जिड मतलब फूल जाते हैं, सही उनमें पानी जब भर जाता है, देयर शेप्स आर लाइक टू बीन्स, तो उनकी शेप्स लाइक टू बीन्स होती हैं, ठीक है, ऐसे समझ लें, ठीक है, इस तरह से उनकी शेप्स होती हैं, इस तरह से बीन्स शेप, ठीक है। तो ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है, और उसमें से ट्रांसपायरेशन या फिर इवेपोरेशन भी होता है,
ठीक है। इसके बाद जो है व्हेन गार्ड सेल्स लूज वाटर एंड बिकम फ्लैसिड, जब गार्ड सेल्स जो हैं, जब गार्ड सेल्स क्या करते हैं, तो ये जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं ना, ठीक है, इनका काम ही ये है कि जब व्हेन गार्ड सेल्स लूज वाटर एंड बिकम फ्लैसिड, जब गार्ड सेल्स वाटर को लूज करते हैं, अपने अंदर से लूज करते हैं, तो फ्लैसिड यानी कि इतने मतलब आपस में एक पतले हो जाते हैं कि आपस में एक दूसरे को जो है टच करते हैं, मतलब ऐसे टच एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और उनके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रांसपायरेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है, उन पे असर करती हैं। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जो ट्रांसपायरेशन का रेट है ना, डायरेक्टली यानी कि डायरेक्टली कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा कब ओपन हो रहा है, स्टोमेटा कब बंद हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। एंड इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, और ये सब कुछ लाइट के अंडर होता है, ठीक है। इन स्ट्रॉन्ग लाइट, जब लाइट तेज होगी, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ही अपने अरूज पे होगा, लेकिन जब लाइट होगी नहीं या लाइट डिम होगी तो ये कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो उससे कम हो जाएगा। ऑन द अदर फैक्टर्स विल अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो ट्रांसपायरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर reduces the humidity of surrounding air and also increases the kinetic energy of water molecules। यानी कि टेम्परेचर हाई होगा तो वो नमी को कम कर देगा और हवा जो है आसपास की उसको अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। किसकी काइनेटिक एनर्जी को? वाटर के मॉलिक्यूल्स की। इस तरह से क्या होगा, ट्रांसपायरेशन का रेट बढ़ जाएगा। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल एवरी राइज ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है मुसलसल, तो ट्रांसपायरेशन का जो रेट है डबल हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर है 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस, तो तब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे और ट्रांसपायरेशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि प्लांट जो है अगर ज़्यादा वाटर लूज करेगा अपनी बॉडी से तो वो तो मुरझा जाएगा। एयर ह्यूमिडिटी, हवा में नमी कैसे असरअंदाज होती है? पहले टेम्परेचर पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एयर ह्यूमिडिटी, कि हवा में नमी जो है कैसे ट्रांसपायरेशन के रेट को अफेक्ट करती है। व्हेन एयर इज ड्राई, जब हवा ड्राई होती है, वाटर वेपर्स बिल्कुल डिफ्यूज करते हैं बहुत तेज़ी से मेसोफिल सेल्स से और लीव्स की जो एयर स्पेसिस उनके दरमियान जो स्पेसिस हैं उनसे, ठीक है। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इस तरह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ जाता है। अगर हवा में नमी ज़्यादा है तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स इज रिड्यूस्ड। ह्यूमिड एयर, अगर हवा बहुत नमी है, ठीक है, जो डिफ्यूजन का वाटर वेपर्स के अंदर जो डिफ्यूजन का, अगर हवा में नमी ज़्यादा है तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स इज रिड्यूस्ड। ह्यूमिड एयर, अगर हवा बहुत नमी है, ठीक है, जो डिफ्यूजन का वाटर वेपर्स के अंदर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो कम हो जाएगा और ट्रांसपायरेशन भी लो हो जाएगा। एयर मूवमेंट, अब हवा की मूवमेंट कैसी है? अगर हवा जो है हल्की फुल्की हवा चल रही है, एवेपोरेटेड वाटर, इस तरह से क्या होगा, वो क्या करेगी, जो वाटर एवेपोरेशन है लीव से वो कर देगा, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ा देगा। द एवेपोरेटेड वाटर फ्रॉम लीव्स, जो पत्तों के अंदर एवेपोरेशन का प्रोसेस है उसके रेट को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। वही जो सबब बनेगा कि वो ट्रांसपायरेशन के रेट को बढ़ा देगा। व्हेन एयर इज स्टिल, जब हवा रुकी है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। लीव सरफेस एरिया, अब लीव का सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है ट्रांसपायरेशन पर। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन आल्सो डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ लीव। मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड्स मोर स्टोमेटा एंड देयर इज मोर ट्रांसपायरेशन। अगर सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, जितना खुला होगा, स्पेसेस ज़्यादा होंगी, तो स्टोमेटा ज़्यादा होंगे और उसमें ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, क्या क्या सिग्निफिकेंस है ट्रांसपायरेशन के? ट्रांसपायरेशन को अक्सर कहा जाता है कि ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी इवेंट। इसको एक
मतलब ईविल का भी नाम दिया, बुराई का जिसे कहते हैं ना नाम दिया गया। इट मीन्स ट्रांसपेरेशन इज अ पोटेंशियली हार्मफुल प्रोसेस बट इज अनअवॉइडेबल टू। अक्सर कहा जाता है समटाइम्स, अक्सर कहा जाता है कि जो ट्रांसपायरेशन है ना, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ये बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक है, ठीक है, डेंजरस है, हार्मफुल है, ठीक है, नुकसानदेह है या डेंजरस है, लेकिन हम इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। बट वी कुड नॉट अवॉइड इट आल्सो, लेकिन हम इसको झुटला भी नहीं सकते। Transpiration may be harmful process in the sense that during the conditions of drought, loss of water from plant results in serious desiccation, wilting and often death. लेकिन कहते हैं ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस तब खतरनाक साबित हो सकता है जब कहत साली हो जाए, जब पानी ना मिले, पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाए और प्लांट्स की बॉडी अपना वाटर ट्रांसपायरेशन के थ्रू लूज कर दे और फिर उन्हें पानी ना मिले ज़मीन से, तब फिर प्लांट मुरझा जाएंगे, पौधे मुरझा जाएंगे, उनमें पानी की कमी हो जाएगी और फिर पौधे मर जाएंगे। तो इस तरह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हार्मफुल होता है। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो ट्रांसपायरेशन इसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते और हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि इट क्रिएट्स अ पुलिंग फोर्स कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। ये एक ट्रांसपायरेशन क्रिएट करती है, इट क्रिएट्स अ पुलिंग फोर्स, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है ट्रांसपायरेशनल पुल का, जिसको नाम दिया गया है, ठीक है, which is principally responsible for the conduction of water and salt from roots to aerial parts of the body। जिस ट्रांसपायरेशनल पुल का काम ही है कि पानी को, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट्स जड़ों से टू एरियल पार्ट्स ऑफ बॉडी, मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों तक, ठीक है। व्हेन वाटर ट्रांसपायर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट, जब वाटर प्लांट की सरफेस से बाहर निकलता है और वो प्लांट को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। दिस स्पेशली इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पे गर्मी जब ज़्यादा होती है उस दौरान बहुत ज़्यादा प्लांट को ये ज़रूरी है और उसको बहुत प्लेजेंट फील करवाता है। जब वेट सरफेसेस होंगी लीफ की, सेल्स अलाउ गैसेस एक्सचेंज, तो जब लीफ सेल्स की वेट स्पेस सरफेस होगा, गीला नमा होगा, मॉइस्चर होगा, तो वो गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स के लीव्स में करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की ट्रांसपोर्ट का अमल, ठीक है, वाटर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का अमल है वो कैसे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, इंशाल्लाह ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर आउट करेंगे। इस सब चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमारा जो आज का पार्ट 1 था ट्रांसपोर्ट का, 9 क्लास 9 का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग मेरे इसकी बेसिक्स, इस लेक्चर की बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और आप लोग समझ चुके होंगे कि इसकी बेसिक्स में है क्या। जितना आप बेसिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं उतना ही आपका चैप्टर की फर्दर जो है वो प्रॉब्लम्स क्लियर आउट कर देता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू वीडियो के साथ, अपने नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अच्छे से इस लेक्चर को ग्रो थ्रू कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा कि इस लेक्चर की बेसिक्स क्या है, इसमें क्या चीज़ सीखने वाली है और क्या चीज़ नहीं समझ आती। जहाँ पे आप लोगों को लगे कि आप लोगों को चाहिए कि टॉपिक्स की लेंथ चाहिए, आपको एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर के अंदर चाहिए, तो वो मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपके लिए मैं यहाँ पे जो है उसके लिए स्पेशल वीडियोस क्रिएट कर दूँगी।